अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस समझाने के लिए जा रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर तुर्की के लिए वीज़ा अप्लाई करना हो तो क्या प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत भी होती है। और मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बताने का ये मकसद है क्योंकि मैं कल ही तुर्की के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करके आया हूँ, तो मुझे इस चीज़ की सारी डिटेल समझ हैं, मुझे पता है, सारे स्टेप्स का पता है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं ताकि आप लोगों ने अगर तुर्की के लिए वीज़ा अप्लाई करना हो तो भाई 1.5 लाख 1,60,000 70,000 में आप लोग आराम से तुर्की पहुंच सकते हैं। इसमें वीज़े की फ़ीस भी इंक्लूड है, इसमें टिकट की फ़ीस भी इंक्लूड है, मतलब टिकट के पैसे भी इंक्लूड हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। लेकिन इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत बेहद आसान है, बेहद आसान। 1 घंटे के अंदर मेरा सारा ये प्रोसेस हुआ और 1 घंटे के अंदर मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जब आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए जिस दफ़्तर में जाना है उस दफ़्तर का भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस दफ़्तर में जाके आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो जब आप लोगों ने दफ़्तर में जाना है तो दफ़्तर में जाने से पहले आपके हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो विदिन 30 मिनट्स आप लोगों का वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। बाकी उसके बाद हफ़्ता मिनिमम होता है इनका, हफ़्ता मिनिमम होता है और 5 हफ़्ते मैक्सिमम होता है। इस दौरान आप लोगों का वीज़ा आ जाता है। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मैं आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स पहले बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम ये बात कर लेंगे कि आप लोगों ने इसके किस ऑफ़िस में जाना है। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो कौन सा ऑफ़िस है, लाहौर में रहते हैं तो कहाँ पे ऑफ़िस है, फैसलाबाद में, कराची में, तो ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ें आप लोगों ने अपने साथ लेके जानी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑनलाइन के लिए कोई भी नहीं है, मतलब कि ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं है। सिर्फ दफ्तर में जाएं, उनको सारी वो चीज़ें देंगे तो वो ख़ुद ही आपका सारा प्रोसेस करके वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आप लोगों ने जाना है, वाइट बैकग्राउंड के साथ, पीछे वाइट बैकग्राउंड के साथ आप लोगों के पास 2 तस्वीरें होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर की आप लोगों के पास 2 तस्वीरें होनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड चिट्टा हो। ये ध्यान करना है कि जो आपने तस्वीरें लेके जानी है उसमें आपके कान छुपे हुए ना हो, मतलब बाल बड़े हैं तो वो बाल पीछे कर लें, क्योंकि मेरी वो जो पिक्चर थी उसमें बाल बड़े थे तो फिर मैंने दोबारा से वो पिक्चर एक बनवाई और उसमें मेरे कान वाजे हुए, मत्था वाजे हो गया, बाल बहुत ज़्यादा बड़े थे। ठीक है, तो मतलब क्लियर सी आपकी पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद जो आप लोगों का पासपोर्ट है वो कम से कम एक्सपायर होने में 180 दिन पड़े हों, मतलब कि कितने महीने बनते हैं, 6 महीने पड़े हों उसके एक्सपायर होने में। ठीक है, तो आपका पासपोर्ट ऐसा होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया है और उसके लिए एक बिज़नेस मीटिंग है 8 और 9 नवंबर को टर्की में, तो वहाँ पे मैंने जाना है। लेकिन मैंने अपनी मिसेस को साथ लेके जाना है, तो मेरी जो मिसेस हैं वो बिज़नेस वीज़ा पे नहीं जाएगी, वो विज़िट वीज़ा पे जाएगी। ठीक है, तो दोनों केसेस के अंदर अगर आप सिर्फ विज़िट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं या सिर्फ बिज़नेस वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट जो डिमांड की हुई है वो लास्ट 3 मंथ की हुई है। ठीक है, मैं 6 महीनों की लेके गया था, जानबूझ के लेके गया था। वो क्यों लेके गया था आपको बता देता हूँ आगे जाके। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो पिछले 3 महीने की होनी चाहिए और थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं कि मतलब कि बहुत हैवी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या है, आप लोगों के पास टोटल जेब में 50,000 रुपये है, इसके साथ भी आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बना सकते हैं। कैसे, आपने भेजे अपने भाई को, भाई ने भेजे एक और बंदे को, उसने 2-3 ट्रांजैक्शंस के अंदर आप लोगों को पैसे भेजे, तो जितनी ट्रांजैक्शंस होती जाती हैं उतनी बैंक स्टेटमेंट बनती है। बैंक स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं होता कि मेरे पास उतने पैसे मौजूद होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन हुई कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ₹1,00,000 कहीं से आया और फिर मैंने ₹1,00,000 किसी को भेजा, तो मेरी ओवरऑल जो स्टेटमेंट बन गई वो ₹2,00,000 की बन गई, था वो ₹1,00,000। ठीक है, तो मतलब कि पैसा सर्कुलेट जो होता है ना उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो तकरीबन पिछले 3 महीने के अंदर आप लोगों के पास 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट कैसे लेनी है, बैंक स्टेटमेंट ये नहीं है कि आप लोग रहते लाहौर में और आपका जो बैंक है वो लिया में या मुल्तान में है, तो आप लोग लाहौर में से बैंक स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो मुतलका ब्रांच होगी आपने उस मुतलका ब्रांच में जाना है। ब्रांच में जाके आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट लेनी है और
उधर का जो बैंक मैनेजर है उसका ठप्पा लगेगा उसके ऊपर और उसके सिग्नेचर होंगे लास्ट पेज के ऊपर, ठीक है। वो वाली बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे एक्सेप्ट होती है। ओके, अपनी मुतलका ब्रांच से आप लोगों ने अपनी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेनी है और बैंक मैनेजर से ठप्पा लगवाना है। क्लियर हो गया। उसके बाद वही आपकी जो ब्रांच है वो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देती है। 1 मिनट 2 मिनट का काम होता है, क्योंकि मैं खुद लेके आया हूँ। तो आपने अपने बैंक वाले को कहना है कि मुझे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आप लोगों को अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट 2 मिनट भी नहीं लगते, वो बना के दे देते हैं। नीचे बैंक की स्टैंप होती है, आपकी ब्रांच की स्टैंप होती है। ये 2 चीज़ें भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। ओके, उसके बाद अगर आप लोग सैलरी पर्सन हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो आप लोगों के पास पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग फाइलर हैं तो आप लोगों के फाइलर के टैक्स रिटर्न्स जमा होने चाहिए। अभी देखें 30 सितंबर लास्ट डेट थी, मैंने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाए थे, लेकिन जब मैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए गया तो मैंने उसके रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, तो उसमें FBR के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हुए थे। लेकिन शुक्र अल्लाह का वो थोड़ी सी डेट एक्सटेंड हो गई गोशवारे जमा कराने की, तो मैंने अपने टैक्स रिटर्न्स जमा कराए और टैक्स रिटर्न्स की कॉपी भी मैं अपनी साथ लेके गया। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट हो गई, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आप लोगों के FBR के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आप लोगों की सैलरी स्लिप्स हो गई। अगर आप लोग सैलरी पर्सन नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप लोगों ने जहाँ से भी आप लोगों को पैसा आता है, आपको बिजनेसमैन है तो, या आपकी कोई दुकान है, या आप यूट्यूब पे काम करते हैं, या आप ब्लॉगर हैं, तो आप यूट्यूब पे जो काम करते हैं उनका क्या सीन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं उनके पास गया, तो मैं जो हमें एडसेंस पेमेंट भेजता है ना, तो वो पेमेंट की जो रिसिप्ट होती है एडसेंस के अंदर, मैं पिछले 6 महीनों की पेमेंट्स की वो रिसिप्ट्स अपने साथ लेके गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैंने कहा जी यूट्यूब। उन्होंने कहा जी यूट्यूब की पेमेंट कहाँ, कैसे, कोई सैलरी स्लिप है आपके पास? तो मैंने वही एडसेंस से जो मुझे पेमेंट आती थी और जो मंथली स्टेटमेंट बनती थी, मैंने जाके उसी की ही कॉपियाँ उनको पिछले 6 महीने की जमा करा दी और वो एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अगर सैलरी पर्सन है तो अपने पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिपें ले जाएं, या आप लोग को बिजनेसमैन है तो भाई अपने बिज़नेस के सारे रिकॉर्ड ले जाएं पिछले 6 महीनों का, कि मुझे यहाँ से पेमेंट्स आती हैं। ठीक है, तो काम चल जाता है। उसके बाद अगर आप लोग अपनी मिसेस को साथ लेके जाना चाह रहे हैं या अपने बच्चों को साथ लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है कि आप लोग अगर खुद हैं और आपकी बीवी है आपके साथ, चाहे जिस मर्ज़ी वीज़े पे जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ये काम करना पड़ता है कि भाई नादरा के दफ्तर में आप जाते हैं, हाँ, उससे पहले आप लोगों का निकाह नामा रजिस्टर होना चाहिए। आपका निकाह नामा होता है, ठीक है ना, रजिस्टर, नादरा में रजिस्टर हो। और फिर आपकी जो बीवी है उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर वल्दियत नहीं होनी चाहिए, ज़ौजियत में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, जब आपका शनाख्ती कंप्यूटराइज निकाहनामा बन जाता है तो उसके बाद जो आपकी बेगम का शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर वल्दियत नहीं होनी चाहिए, ज़ौजियत, मतलब कि वो आपका शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए आपके साथ उसका। ठीक है, उसके बाद आप नादरा के दफ्तर में जाएं, 1000 रुपया लेते हैं नादरा वाले। आप उनको कहें जी कि मुझे FRC चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 1000 रुपये लेते हैं, 5 मिनट के अंदर आप लोगों को FRC बना के दे देते हैं। वो FRC आपकी फ़ाइल में भी लगेगी, आपकी मिसेस की फ़ाइल में भी लगेगी। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपके साथ कोई बच्चा आपका जा रहा है तो जब आप FRC बनवाने जाते हैं तो वो पूछते हैं आपसे कि अपनी और बीवी की बनवानी है FRC, तो आप बता दें कि जी मैंने अपनी बीवी की और बच्चे की बनवानी है। ठीक है, तो वो हो सकता है 1500 रुपया आपसे ले ले, तो वो FRC सर्टिफिकेट आपको बना कर दे देते हैं। तो फिर आपकी बीवी की, आपके बच्चे की, तीनों की फ़ाइलों में उसकी एक एक कॉपी लगती है। ठीक है, एक FRC आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अपना केस अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना हो कि वीज़ा रिजेक्ट ही ना हो, तो उसमें एक इन्विटेशन होता है। इन्विटेशन क्या मतलब, जैसे मैं अब एक बिज़नेस वीज़ा पे जा रहा हूँ तो मुझे उस कंपनी की तरफ से इन्विटेशन आया हुआ है। ठीक है, तो उससे मेरा केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब इनविटेशन सिर्फ बिज़नेस वीज़ा का इनविटेशन नहीं होता, आपका कोई दोस्त वहाँ पे रहता है, वो आपको अपनी बर्थडे के ऊपर, अपने बच्चे की बर्थडे के ऊपर, शादी के ऊपर, किसी सेलिब्रेशन के ऊपर भी इनविटेशन आपको भेज सकता है। अगर वो इनविटेशन आपके पास होता है फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको इनविटेशन वीज़ा ना मिले। ठीक है, तो इनविटेशन जो होता है अगर वो मिल जाता है तो उसकी कापी भी आप लोगों ने साथ लगानी होती है, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं ना कि यार आप किस लिए जा रहे हैं।
तुर्की जाना चाह रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, और आपके पास अगर इन्विटेशन लेटर होता है फिर तो जवाज़ ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप विज़िट पे जाना चाह रहे हैं तो फिर तो आप 100 बहाने कर सकते हैं जी कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, उस काम के लिए फ़लान ढिंगना। एक आप लोगों के पास कवर लेटर होना चाहिए, कंप्यूटराइज कवर लेटर आप लोगों ने टाइप करके जाना है। अब उस कंप्यूटराइज कवर लेटर का क्या मतलब है, उसमें ये लिखा होगा कि मेरा नाम फ़लाना, मेरा पासपोर्ट नंबर फ़लाना, मेरा CNIC नंबर फ़लाना, मैं जाना चाह रहा हूँ तुर्की किस काम के लिए जाना चाह रहा हूँ, फ़लाँ काम के लिए जाना चाह रहा हूँ, मेरा जो फ़्लाइट स्केजुअल है वो फॉलोइंग है, मतलब कि मेरी 1 जनवरी को फ़्लाइट है, मैंने वहाँ पे जाने हैं, कुछ काम करने हैं, और उसके बाद मेरी 15 जनवरी को मेरी वापसी की फ़्लाइट है। ठीक है, तो ये सारा आप लोगों ने उस स्केजुअल जो है जितना भी है वो उसके अंदर मेंशन करना है। ठीक है, और साथ में ये भी कवर लेटर के अंदर लिखना है कि भाई मैंने अपने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपनी दरख्वास्त के साथ अटैच किए हुए हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो बुलेट्स की फॉर्म में आपने उस कवर लेटर के अंदर लिख देना है। खुद भी टाइप करके, मैंने खुद टाइप किया यार, ChatGPT से मैंने टाइप किया है। ठीक है, ये आप लोगों ने उसके अंदर लिख देने हैं। उसके बाद जो उसके अंदर आप लोग लिखेंगे उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वो कहते हैं कि आपके जाने की टिकट और वापसी की टिकट उसकी कॉपी साथ अटैच हो। अब यहाँ पे एक मसला आ जाता है कि भाई अगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और मैंने टिकटें बुक करा ली थी तो मेरी टिकटों का क्या बनेगा, तो वो टिकटें तो आपकी ज़ाया हो गई, या कैंसिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़ जाते हैं। आपने साथ होटल वहाँ का जो जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे होटल की बुकिंग भी आपके पास होनी चाहिए, उसकी भी आप लोगों ने प्रूफ दिखाना है। तो भाई अगर मेरा वीज़ा नहीं लगता तो भाई मेरी तो वो सारी चीज़ें, पैसे गुम हो गए। इसका आसान हल ये है, एजेंट बैठे होते हैं वो आपसे बड़े बड़े पैसे ले लेते हैं, क्योंकि मुझे भी एजेंटों ने पकड़ा कि भाई जी 20,000 दो, 25,000 दो पर हेड, आपको ना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ भी नहीं करना भाई, आप लोगों ने सिंपली आना है गूगल के ऊपर, और गूगल पे आके आप लोगों ने लिखना है, सिंपली लिखना है डमी टिकट्स, डमी एयर टिकट्स। ये वेबसाइट है dummytickets.com। $5 में यहाँ पे आप लोगों की डमी टिकट बन जाती है। जिस डेट को आपने जाना है, जिस डेट को आपने वापस आना है, सारा फ्लाइट स्केजुअल करके ये आपको डमी टिकट्स बना के दे देता है। ठीक है, मैंने सारी टिकट्स जो हैं वो यहीं से बनाई है, अपनी डमी टिकट्स बना के। कतर एयरवेज़ की भाईजान मेरी टिकटें बनी, जो मैंने सोचा हुआ था, जो मैंने एक वैसे फ़्लाइट सर्च की थी कतर एयरवेज़ की और तुर्किश एयरलाइंस की मैंने सर्च की थी, तो मुझे जो कतर एयरवेज़ वाली जो अच्छी लगी थी ना कि यार ये फ़्लाइट अच्छी है, इसमें स्टॉप भी नहीं है और सस्ती भी है, तो उसी की मुझे इसने वो टिकट बना के दे दी। अब इसमें सीट नंबर तो लिखा नहीं होता, क्योंकि आप लोग सीट नंबर तो आपको बोर्डिंग के टाइम पे मिलता है, तो आप वही डमी टिकट साथ उठाते हैं और जाके अपनी वीज़े की एप्लीकेशन के साथ लगा देते हैं, अपने कवर लेटर के साथ वो अटैच होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट बात आ जाती है कि आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, होटल की रिजर्वेशन। उसका बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर आप लोगों ने आना है और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है booking.com। ठीक है, booking.com के ऊपर आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लेना है, बिल्कुल आसान सा अकाउंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो मैंने ये सर्च किया हुआ है इस्तांबुल का, तो आप लोगों ने भाईजान जिस डेट को जाना है वो डेट डालें, जिस डेट को आना है वो डेट डालें, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐसे होटल मिलेंगे जिनके ऊपर साफ लिखा होगा कि नो प्री पेमेंट, पहले पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, पेमेंट आपने प्रॉपर्टी पे पहुँच के पेमेंट करनी है। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली वही उसी होटल के अंदर आप लोगों ने रिजर्वेशन करवा लेनी है अपनी। ठीक है, जिसमें कोई पेमेंट प्री पेमेंट नहीं होती, बुकिंग कंफर्म होगी, वो आपको एक PDF फाइल के अंदर आपका कंफर्मेशन दे देंगे कि आपका फ़लाँ रूम नंबर फ़लाँ दिनों के लिए हमने बुक कर लिया है, और पेमेंट का कोई जिक्र नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, पेमेंट इनके ऑफिशियली यहाँ पे लिखा होता है कि पेमेंट आप लोगों ने प्रॉपर्टी पे पहुँच के करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो PDF का प्रिंट ले लेना है और वो PDF का प्रिंट भी साथ अपनी दरख्वास्त के अटैच कर लेना है। कवर लेटर के साथ टिकटों के साथ ये आप लोगों का booking.com से जाके होटल की रिजर्वेशन ये आप लोगों के साथ लग गई। ओके, ये चीज़ क्यों मांगते हैं कि अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं तो वो इस चीज़ का प्रूफ मांगते हैं कि यार आप वापस आएंगे। ठीक है, तो वापसी की टिकट भी तो आपने साथ करवाई हुई होगी, तो ये एक प्रूफ ऑफ रिटर्न की एक अच्छी इंटेंशन बनती है। ठीक है, अच्छा, किसी किसी के केस में या किसी कंसल्टिंग ऑफिस के अंदर, जो ऑफिस में आप लोगों को बताऊंगा, इस्लामाबाद में तो उन्होंने मुझे कहा था इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि लाहौर में मेरे 1-2 दोस्त हैं, उनसे ये चीज़ पूछी गई है कि अगर आप लोगों के नाम पर कोई जायदाद है तो उसकी कॉपी भी साथ लेके जानी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेके चले जाएँ, क्योंकि ये चीज़ इस चीज़ को प्रूफ करती है कि यार ये बंदा वापस आएगा। ठीक है, अब जायदाद फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 3 मरले का 5 मरले का प्लॉट है, उसकी रजिस्ट्री आपके पास है। अब वो जो रजिस्ट्री आप लेके जा रहे हैं ना, वो इंग्लिश वाली लेके जानी है, उर्दू वाली नहीं लेके जानी। अब किसी भी
कंप्यूटराइज शॉप पे चले जाएं जहाँ पे बैठे होते हैं, आप उनको उर्दू वाली रजिस्ट्री देंगे, वो आप लोगों को इंग्लिश में उसको कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। पटवारी तहसीलदार से ऊपर ठप्पा लगवा लेना होता है, ठीक है। लेकिन ना भी लेके जाए तो कोई अजाब नहीं है। तो मैं तो लेके गया था, उर्दू में रजिस्ट्री थी मेरे पास, तो उन्होंने कहा जी कि ये इंग्लिश में चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि ये कंपलसरी है? उसने कहा नहीं, ना भी दें तो कोई नहीं। तो मैंने चुप करके उर्दू वाली भी साइड में रख दी, ठीक है। तो अगर आप लोग मतलब कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं जो उर्दू में है, तो वो डॉक्यूमेंट उर्दू में एक्सेप्ट नहीं होता, उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करवा के लेके जाना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर किसी बिज़नेस को ओन करते हैं, ठीक है, लाइक आप लोगों को कोई बिज़नेस है, उस बिज़नेस का प्रूफ आप लोगों ने लेके जाने। कोई शॉप है, शॉप का लेटर हेड लेके जाए, NTN नंबर लेके जाए, और उसके नाम पे जो ट्रांजैक्शंस आती हैं उसका भी प्रूफ आप लोगों ने साथ लेके जाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग सरकारी मुलाजिम हैं तो आप लोगों के पास डिपार्टमेंट की तरफ से NOC होना चाहिए, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। इस पॉइंट को जहन में रखना है, आगे जाके इस पॉइंट का मज़ीद यूज़ आने वाला है। अब NOC, मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ चुका था, ठीक है। अब मेरा ज़रा केस सुने कि कल केस क्या बना। तो मैंने उनको बताया जी कि मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ, लेकिन मेरा जो पासपोर्ट था, ज़ाहिर है सरकारी मुलाजिम था, जब मेरा पासपोर्ट बना तो वो सरकारी पासपोर्ट था, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा जी कि आपका NOC किधर है? मैंने कहा जी मैं जॉब रिज़ाइन कर चुका हूँ। तो उसके ऊपर उनको भी शक हो सकता है कि यार ये पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो मैंने 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट उनको चाहिए होती है, मैंने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दी। मैंने कहा ये रखें, इसके अंदर मुझे एक ट्रांजैक्शन ऐसे बता दें कि जो सैलरी क्रेडिट हुई हो। अगर हुई है तो मैं NOC ले आता हूँ, नहीं हुई तो मैं नहीं लाता। तो फिर उसके बाद उन्होंने बैठ के, पहले तो उनकी तबीयत साफ़ हो गई ना, इतनी मोटी दत्ती थी, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट पे एक ट्रांजैक्शन उन्होंने देखी, कोई सैलरी क्रेडिट वाली नहीं थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोग जॉब कर रहे होंगे तो आप लोगों को अपने डिपार्टमेंट से NOC चाहिए होगी, ये बात जहन में रखनी है आप लोगों ने। चलें जी, अब ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास हो गई। जब आप लोगों ने इसका पूरा एक सेट बना लिया, ये सेट बनाने के बाद अगर पहले सरकारी मुलाजिम है तो वो सुन लें, आप लोग जिस शहर में काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं, तो आप लोगों को लाहौर या फैसलाबाद के दफ्तर में जाना पड़ेगा। आप लोग पिंडी इस्लामाबाद में काम करते हैं तो आप लोगों को इस्लामाबाद वाले ऑफिस में जाना पड़ेगा। आप सिंध में काम करते हैं तो आप लोगों को कराची वाले दफ्तर में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखें, मेरी प्रॉब्लम देखें, मैं काम करता था लिया में, मेरी जॉब थी किधर? लिया में। मैं चला गया किधर? इस्लामाबाद के ऑफिस में। अब मैं तो सरकारी मुलाजिम था, किधर था? लिया में था। तो उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन ये निकाला कि भाई तुम लिया में काम करते थे, तुम लिया के एम्प्लॉय थे, तो तुम्हें पंजाब के ऑफिस में जाना चाहिए। पंजाब का ऑफिस लाहौर जाओ या फैसलाबाद जाओ। फिर जब मैंने उनको बताया कि मैंने जॉब छोड़ी हुई है, फलाना कर दिया, डिगना कर दिया, तब मेरा केस एक्सेप्ट हुआ यहाँ पे। आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि आप लोग अगर किसी शहर में नौकरी करते हैं सरकारी, वो पंजाब का है, तो आप लोग पंजाब के ऑफिस में जाना है। पंजाब का दफ्तर जो है वो लाहौर और फैसलाबाद में कहाँ पे है, किस नाम से, वो मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। आप पिंडी इस्लामाबाद में, दैन आप इस्लामाबाद वाले ऑफिस में जा सकते हैं। आप कराची में हैं, जॉब करते हैं, तो आप कराची वाले ऑफिस में जा सकते हैं, इस्लामाबाद वाले ऑफिस में नहीं जा सकते, ओके। तो अब इस्लामाबाद का जो ऑफिस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज टावर का नाम सब ने सुना होगा, नहीं तो गूगल करके देख लें। यूफुन का टावर है, यूफुन के टावर के बिल्कुल साथ स्टॉक एक्सचेंज टावर है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज टावर के अंदर आप लोग जाएंगे, 2nd फ्लोर के ऊपर एनातोलिया का ऑफिस होगा, एनातोलिया, ठीक है। आप लोग किसी से भी पूछ लेंगे या दूर से आप लोगों को नज़र आ जाएगा, एनातोलिया का ऑफिस होगा। ये एक एजेंसी है जो तुर्की की तरफ से है वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। एनातोलिया के ऑफिस में आप लोग जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये सारी चीज़ें लेके आप लोगों ने दफ्तर में जाना है। दफ्तर में जाके वीज़े की जो फ़ीस है तकरीबन हम 2 बंदों की लगी है 1,05,000, तो 52-53 हज़ार रुपये आपकी जेब में होने चाहिए 1 पर्सन के, ठीक है। अब आप लोगों के जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यार अगर मेरी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या जिस इवेंट में मैं जा रहा हूँ उस इवेंट के बाद जाके अप्रूवल होता है, तो मेरे वीज़ा फ़ीस की क्या होगी? तो भाई वो आपकी वीज़ा फ़ीस वापस नहीं होगी, आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो रिजेक्ट हो, ठीक है। फ़ीस भी आप लोगों की वहीं पे जमा होगी। उसके बाद एक मेडिकल इंश्योरेंस वो कहते हैं जी कि वो भी होनी चाहिए, तो वो जो आप 53 हज़ार रुपये देंगे वो उसके अंदर इंक्लूड होगी $60 कि वो मेडिकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बना के आप लोगों को मैसेज कर देते हैं, ठीक है। वो आपने नहीं बनवाना, वो ख़ुद बनाते हैं।
तो वो भी सारी चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड होंगी। वहीं पे फ़ीस जमा होगी, वहीं पे आपके पासपोर्ट भी जमा हो जाएंगे। फिर आप लोगों को मैसेज और कॉल आएगी कि आके अपने पासपोर्ट ले जाओ। वीज़ा लग गया होगा तो लग गया, रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया। सेम इसी तरीके से एनातोलिया के ऑफ़िस हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में। जिस शहर में आप रहते हैं गूगल करें, एनातोलिया का ऑफ़िस निकालें और वहाँ पे जाएं। कीप इन माइंड, जब आप लोग वहाँ पे जाएंगे, बाहर दिहाड़ी लगाने वाले ब्रोकर बैठे हुए होंगे जो आप लोगों को कहेंगे जी 10,000 रुपया मैनू दो, मैं थोड़े इंज कागज़ जमा करावांगा, 15,000 दो फलाना डींगना। अच्छा, आप लोग उनको 10,000 दे देते हैं, वो आप लोगों को कहेंगे फ़लाँ चीज़ ले आओ, फ़लाँ चीज़ ले आओ, FRC ले आओ, बैंक स्टेटमेंट ले आओ, शनाख्ती कार्ड ले आओ, तस्वीरें ले आओ। सारी चीज़ें तो आपने ला के देनी है, उन्होंने क्या सिर्फ स्टेपल करके देनी होती हैं? तो भाई ये सारा काम आपने खुद ही करना होता है, ठीक है। किसी को पैसे शैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कंप्लीट प्रोसेस था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। आपके साथ अगर आपकी मिसेज जा रही है, वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है, तो उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगने, उसका सिर्फ पासपोर्ट, ट्रैवल हिस्ट्री दोनों की अगर कोई है तो वो लगानी है लाजमी से आप लोगों ने साथ, ठीक है। उसका सिर्फ पासपोर्ट और उसके कवर लेटर के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी कि भाई मेरा शौहर जा रहा है, मैं इसके साथ जा रही हूँ, मेरे सारे एक्सपेंसेस मेरा शौहर बियर कर रहा है, तो भाई मेरे शौहर की ही बैंक स्टेटमेंट को चेक करें, मेरे शौहर के ही बुकिंग्स को चेक करें और मेरे शौहर ने ही जो टिकट्स लगाई हुई हैं वो सारी चेक करें। मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर, उसके सिर्फ ये चीज़ें लगनी है और 2 तस्वीरें लगनी है और कोई चीज़ भी नहीं लगनी। विदिन 30 मिनट्स आप लोग जब एनातोलिया के ऑफिस जाएंगे, ये सारी चीज़ें लेके 30 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों का सारा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि हमारा वीज़ा हो गया है तो भाई इसकी टिकट कितने की है। मैक्सिमम अच्छी से अच्छी एयरलाइन में जाए ना तो लाख रुपए की टिकट है। अब कतर एयरवेज़ के अंदर हम 2 बंदों को आने का और जाने का 4 लाख रुपया पड़ रहा है। 2 बंदों का जाने का भी और वापस आने का रिटर्न टिकट के साथ हमें तकरीबन 3,90,000 रुपये की टिकट्स पड़ रही हैं। तो एक बंदे का तो जाने का लाख रुपया बन गया। तो भाई लाख रुपए की सिर्फ टिकट है जाने की, 55,000 रुपये, 52,000 रुपये का वीज़ा है। फिर वहाँ जाके आप लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें आप लोगों को भी पता है, फ़नकार हैं आप लोग, गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ जाके क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।